आज मंगलवार 10 दिसंबर। आज के समाचार विदेश से। बगदादी के लेफ्टिनेंट जुलानी ने सीरिया में कैसे किया तख्तापलट। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर जिहादी अल-कायदा को धोखा देकर असद की हुकूमत खत्म की। तारीख 8 दिसंबर। भारत में रात के करीब 12 बजे थे, तभी खबर आई कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अपना देश छोड़कर पूरे परिवार के साथ रूस भाग चुके हैं। 27 नवंबर को जब सीरिया के विद्रोहियों ने वहां के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर हमला किया तो शायद ही असद ने सोचा होगा कि उनके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीरिया में विद्रोही गुटों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमा लिया है। देश में सत्ता परिवर्तन के इस अभियान की कमान HTS प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी के हाथों में थी। अल जुलानी दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिस पर अमेरिका ने तकरीबन 84 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। साल 1982 में सऊदी अरब के रियाद में जन्मे अल जुलानी का असली नाम अहमद अल शारा है। जुलानी ने 2003 में अल-कायदा ज्वाइन किया। 2006 में अल-कायदा के सऊदी अरब शाखा के सरगना अबू मुसाब अल जरकावी की मौत हो गई, जिसके बाद अल जुलानी को अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2008 में जुलानी जेल से बाहर आया और असद सरकार के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सीरिया चला गया। 2012 में उसने सीरिया में अल-कायदा की ब्रांच शुरू की, जिसे जबात उल नुस्र नाम दिया। 2014 में बगदादी ने जुलानी को ISI से जुड़ने का ऑफर दिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोही गुट के कब्जे के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक असद ने परिवार समेत मॉस्को में शरण ली है। सीरिया में असद सरकार को गिराने वाले HTS के सुप्रीम लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अपने भाषण में कहा, विद्रोहियों की जीत से 5 दशकों से कैद लोगों को आजादी मिली। मिडिल ईस्ट में एक नया इतिहास लिखा गया है। अब सीरिया की जनता ही असली मालिक है। सीरिया की सरकार ईरान के इशारे पर नहीं चलेगी। भारत सीरिया के हालात पर नजर बनाए हुए है। सीरिया में विद्रोह के कब्जे के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उसके परिवार को राजनीतिक शरण दी है, जबकि अमेरिका ने सीरिया में असद सरकार के पतन का स्वागत किया है। रूस के राष्ट्रपति आवास के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जानकारी दी है कि सीरिया के राष्ट्रपति को शरण देना पुतिन का निजी फैसला था। पेस्कोव ने कहा कि वह ये जानकारी नहीं देंगे कि असद को कहां ठहराया गया है। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने 6 महीने पहले ही तुर्कियों को ये जानकारी दे दी थी कि वो असद का तख्ता पलट करने वाले हैं। दूसरी तरफ असद सरकार के सहयोगी ईरान ने सीरिया में हुआ तख्ता पलट को लेकर हैरानी जताई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार को कहा, इस बात से हैरान हूं कि सीरियाई सेना विद्रोहियों को रोक नहीं सकी। यह सब बहुत तेजी से हुआ। अरागची ने यह भी कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति असद ने ईरान से कोई मदद नहीं मांगी थी। वही भारत भी सीरिया के हालात पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा, हमारी अपील है कि सीरिया के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा हो। लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए वहां शांति के साथ राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल सीजफायर की मांग को अस्वीकार कर दिया है। टेलीग्राम पर पोस्ट वीडियो में जेलेंस्की ने कहा, युद्ध अंतहीन नहीं होना चाहिए, लेकिन शांति स्थायी और भरोसेमंद होनी चाहिए। कीव को रूस से बचाने के लिए स्थायी शांति की जरूरत है, जिसे रूस महज कुछ सालों में खत्म नहीं कर पाएगा, जो उसने पहले कई बार किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति का कहना है कि युद्ध ने यूक्रेन को तबाह कर दिया। हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों देश छोड़कर भाग गए हैं। रूस ने हमें युद्ध में घसीटा है और वही शांति के रास्ते में रोड़ा बन रहा है। हमारे पश्चिमी सहयोगियों को रूसी कब्जे के खिलाफ आंख मूंद कर नहीं बैठना चाहिए। हम केवल उसी समझौते को स्वीकार करेंगे जो हमारे देश में लंबे वक्त के लिए शांति लाएगा। ट्रंप ने NBC न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनकी सरकार यूक्रेन को दी जाने वाली मदद में कटौती करेगी। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि वो कुछ वक्त में ही यूक्रेन वार रोक सकते हैं। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यूक्रेन और रूस से तुरंत सीज फायर और डायलॉग शुरू करने की मांग की। उन्होंने लिखा, बहुत सारे जीवन और परिवार बर्बाद हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर सीज फायर रोकने का आरोप लगाया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, यूक्रेन ने बातचीत से इनकार कर दिया है। हमारे सीज फायर में शामिल होने की शर्त है कि यूक्रेन को डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जपोरिजिया पर दावा छोड़ना होगा। जेलेंस्की बोले, यूक्रेन के कब्जे वाली जमीन नाटो कंट्रोल करें। इंटरव्यू में कहा कि सीज फायर हो तो इस बात की भी गारंटी मिले कि पुतिन वापस नहीं आएंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में यूक्रेन के नियंत्रण वाली हिस्से नाटो के कंट्रोल में देने की बात की है।
उनके मुताबिक अगर नाटो इस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो युद्ध खत्म हो जाएगा। जेलेंस्की ने ब्रिटेन के स्काई न्यूज से कहा, अगर हम वार को हॉट जोन में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन के उस हिस्से को नाटो के कंट्रोल में लाना होगा जो हमारे पास है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी चैनल पर दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने एजेंडा का खुलासा किया। ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करने का प्लान दोहराया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आने वाले कार्यकाल के लिए एजेंडा सामने रखा। एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दोहराया कि अपने आने वाले 4 साल के कार्यकाल में वो अवैध रूप से यूएस में रह रहे अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर कर देंगे। हालांकि उन्होंने ड्रीमर्स अप्रवासियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की बात कही है। ड्रीमर्स अप्रवासी वो हैं जो बचपन में अमेरिका आ गए थे और उनके पास यहाँ रहने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो अपने ऑफिस के पहले दिन ही पैदा होते ही अमेरिकी नागरिकता मिलने का अधिकार खत्म कर देंगे। अमेरिका संविधान के 14वें संशोधन के मुताबिक जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है उसे पैदा होते ही अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है, भले उसके माता पिता के पास किसी भी देश की नागरिकता हो। हालांकि ट्रंप के इस फैसले को कानूनी अड़चन का सामना करना पड़ सकता है। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने नाटो से लेकर कहा कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद इससे बाहर निकलने के लिए गंभीरता से विचार करेंगे। साथ ही उन्होंने वादा किया कि वो अबॉर्शन पिल्स पर बैन नहीं लगाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनका फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल को पद छोड़ने के लिए कहने का कोई प्लान नहीं है। वादा किया कि वो राष्ट्रपति बनते ही कैपिटल हिल मामले के दोषियों को माफ करने के लिए कदम उठाएंगे। 2020 में ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद 6 जनवरी 2021 को उनके कुछ समर्थकों ने कैपिटल हिल अमेरिकी संसद में घुसकर लूटपाट की थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप के कई योजनाओं को कोर्ट में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा नाटो से उनका अलग होने का प्लान अमेरिकी खेमे के देशों में बेचैनी पैदा कर सकता है। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय प्रभु और उनके समर्थकों पर कोर्ट परिसर के भीतर झड़प को लेकर केस दर्ज किया गया है। ढाका ट्रिब्यूनल के मुताबिक 26 नवंबर को कोर्ट से वापस लौटते वक्त चिन्मय कृष्णदास के समर्थकों ने इस्लामी वकालत संगठन हिफाजत ए इस्लाम बांग्लादेश के कार्यकर्ता इनामुल हक समेत अन्य लोगों पर हमला किया था। हक की शिकायत पर दर्ज किए गए केस में चिन्मय प्रभु को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 164 नामजद लगभग 500 अज्ञात लोग भी आरोपी हैं। इनामुल हक का दावा है कि उन्हें पंजाबी कुर्ता और टोपी पहनने के कारण निशाना बनाया गया। इस हमले में उनके हाथ और सिर पर चोटें आई। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने उन्हें बचाकर चटगांव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भर्ती कराया। दोनों देशों के बीच तनाव के बीच आज भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद विक्रम मिस्री ने कहा, हमने हाल ही के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़ी हमारी चिंताओं के बारे में उन्हें बताया। आज की बैठक ने हम दोनों को अपने रिश्तों का जायजा लेने का मौका दिया है। बता दें कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद दोनों देशों के अधिकारी स्तर की ये पहली बैठक है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने यूरोपीय यूनियन के देशों का वीजा सेंटर दिल्ली से हटाकर ढाका या किसी और पड़ोसी देशों में स्थापित करने का अनुरोध किया। उन्होंने राजधानी ढाका में यूरोपीय यूनियन देशों के डिप्लोमेट्स से मिलकर यह मांग उठाई। मोहम्मद यूनुस ने कहा, भारत ने बांग्लादेशियों के लिए वीजा बैन कर दिया है। ऐसे में कई बांग्लादेशी छात्र यूरोप के लिए वीजा लेने दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं। नतीजतन उनके कैरियर को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। यूरोप की यूनिवर्सिटीज बांग्लादेशी स्टूडेंट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर वीजा सेंटर ढाका या किसी और पड़ोसी देश में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो बांग्लादेश और यूरोपियन यूनियन दोनों को फायदेमंद होगा। बांग्लादेश में पिछले मंगलवार भी एक व्यापारी पर हमले का मामला दर्ज कराया गया था। इसमें इस्कॉन के कुछ सदस्य समेत 40-50 अनजान लोगों को आरोपी बनाया गया था। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से भारत विरोधी भावनाओं को बल मिला है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों से जुड़े धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू नेताओं को धमकियां मिल रही हैं। इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर से पुलिस हिरासत में है। साउथ कोरिया में सोमवार को राष्ट्रपति यून सुक योन पर ट्रैवल बैन लगा दिया गया। साउथ कोरिया के करप्शन इन्वेस्टिगेशन हेड ने बताया कि राष्ट्रपति पर यह बैन मार्शल लॉ लगाने के कारण लगाया गया है। राइटर्स के मुताबिक साउथ कोरियाई पुलिस पिछले हफ्ते से ही मार्शल लॉ लागू करने की वजह से उनके खिलाफ विद्रोह के आरोपियों के जांच के लिए ट्रैवल बैन पर विचार कर रही थी। यून सुक
यून ने पिछले मंगलवार विपक्षी पार्टियों पर नॉर्थ कोरिया से साठगांठ करने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। इसके बाद देश को गंभीर राजनीतिक अशांति का सामना करना पड़ा। विपक्ष उनके खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव लाया था जो पास नहीं हो सका। सत्तारूढ़ दल के ज्यादातर सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग का वॉकआउट किया था। इस वजह से विपक्ष इसे पास करने के लिए जरूरी 200 वोट नहीं जुटा पाया। हालांकि बुधवार को साउथ कोरिया में संसद का नया सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में विपक्ष एक बार फिर से महाअभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। दक्षिण कोरिया के संसद में कुल 300 सीटें हैं। इस साल की शुरुआत में हुए चुनाव में जनता ने विपक्षी पार्टी डीपीके को भारी जनादेश दिया था। सत्ताधारी पीपल पावर को सिर्फ 108 सीटें मिली, जबकि विपक्षी पार्टी डीपीके को 170 सीटें मिली। बहुमत में होने की वजह से विपक्षी डीपीके राष्ट्रीय सरकार के कामकाज को ज्यादा दखल दे रही थी और वे अपने एजेंडे के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे थे। राष्ट्रपति ओल ने 2022 में मामूली अंतर से चुनाव जीता था। इसके बाद से उनकी लोकप्रियता घटती चली गई। उनकी पत्नी के कई विवादों में फंसने की वजह से भी उनकी इमेज पर असर पड़ा। फिलहाल राष्ट्रपति की लोकप्रियता 17% के करीब है, जो कि देश के तमाम राष्ट्रपतियों में सबसे कम है। इस सबसे निपटने के लिए राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाया। मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने यून के मार्शल लॉ लागू करने को असंवैधानिक, अवैध, विद्रोह और तख्तापलट कहा है। इसे लेकर राष्ट्रपति यून और पूर्व रक्षा मंत्री सहित 9 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शनिवार को महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले राष्ट्रपति यून सुक यूल ने मार्शल लॉ लगाने के लिए देश से माफी मांगी थी। उन्होंने लाइव टीवी पर सिर झुकाकर जनता के सामने मार्शल लॉ लगाए जाने को गलत कहा था। हालांकि उन्होंने इस्तीफा की घोषणा नहीं की थे। विदेशी समाचार। अब देश के संसद में सोमवार को राहुल गांधी रिपोर्टर्स के रोल में संसद के बाहर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी का मुखौटा लगाए 2 सांसदों से बात करते नजर आए। सुनिए राहुल के सवाल और मुखौटा पहने मोदी अडानी के जवाब। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि के रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। हाँ। हम दोनों मिलकर सब करेंगे। सदन में बीजेपी कांग्रेस के विदेशी फंडिंग का मुद्दा उठाया। शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसदों ने कांग्रेस की विदेशी फंडिंग के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा सर, जो घटना घटी है और जिस तरीके से चर्चाएं आई हैं वह हमारे सदस्यों को बहुत ही उद्वेलित कर रही हैं और साथ ही साथ सिर्फ इनको ही उद्वेलित नहीं कर रही है, इनको ही उद्वेलित नहीं कर रही, सारा देश चिंता व्यक्त कर रहा है। देश की सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है वह बहुत ही चिंताजनक है। वो बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को प्रेसिडेंट हमारे इसी हाउस की एक सदस्य, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य है। और यह जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है, यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। और चिंता की बात यह भी है कि इस संगठन का FDL-AP का फाउंडेशन जो है वो जहां कश्मीर को सेपरेट एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। और इसलिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। ये भारत की छवि को धूमिल करता है, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम को प्रश्न खड़ा करता है। और जिस तरीके से कांग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पर देश चिंतित है और इसलिए हमारे लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। एक बात और ध्यान में आती है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विदेश में जाते हैं और वहां भी वो वही भाषा बोलते हैं जिसको जॉर्ज सोरोस प्रोपेगेट करता है। मैं सन 77 से विपक्ष में भी सत्ता में भी विधायक और सांसद रहता आया हूं। मैंने इस राजनीतिक जीवन में
इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा, जो पूरे तरीके से अपने ही नियमों को, अपने ही बात को, स्टैंड को, पक्ष को वो इस प्रकार से इजाजत दे रहे हैं कि जो 267 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते, लेकिन वहां वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए और किसके सहमति से यह हो रहा है? मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, और साथ में जिस प्रकार से ये सरकार मोदी जी और मोदी जी की पूरी सरकार किस प्रकार से गौतम अडानी जी को बचाने के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है, ये सब सर्वविदित है। आखिर क्या दिक्कत है? जब गौतम अडानी जी के वकीलों ने कुछ पैरवी कर दी, वही पैरवी मंत्री जी कर देते, आके वही पैरवी प्रधानमंत्री जी कर देते, तो मामला खत्म हो जाता। आदमी नहीं, पूरी पार्टी, सरकार पे मैं आरोप लगा रहा हूं कि उन्होंने हाउस को पैरालाइज किया। आज तक मैंने नहीं देखा कि क्वेश्चन आवर में सरकार के सारे सदस्य खड़े हो जाएं और वो क्वेश्चन का आंसर न आने दे। मेरा सवाल लगा हुआ था दूसरे नंबर पे, मैंने कहा कि मैं पूछने के लिए तैयार हूं, पूछने की इजाजत नहीं मिली। तो साफ ये सरकार जो अडानी के पैसे में, रिश्वत में बराबर की भागीदार है, वो नहीं चाहती कि अडानी का नाम आए, इसलिए सदन नहीं चलने दिया। मैं निश्चित आरोप सरकार पर लगा रहा हूं कि अडानी को बचाने के लिए इस संसद की कार्रवाई को गिरवी रखा गया। इस देश में लोकतांत्रिक परंपराओं और सदन की गरिमा को रोज तार तार किया जाता है, लेकिन आज जो राज्यसभा में हुआ वो बड़ा अद्भुत था। हुआ ऐसा कि बीजेपी के सांसदों ने सोरोस पर डिस्कशन के लिए राज्यसभा में एक स्थगन नोटिस, जिसको एडजर्नमेंट नोटिस कहते हैं, वो दिया। राज्यसभा के सभापति और इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने उसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन उसके बाद जादू हुआ। 11 बजे से 11:40 तक और फिर 12 बजे से 12:14 पर उन्होंने एक एक बीजेपी सांसद को उठवाकर बुलवाया। इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी ने, उप नेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी जी ने, कांग्रेस के चीफ व्हिप जयराम रमेश जी ने आपत्ति दर्ज करी और उन्होंने कहा कि जब आपने स्थगन नोटिस नहीं लिया तो आप इनको किस रूल के तहत बुलवा रहे हैं। इसका जवाब तो नहीं मिला, बिल्कुल अनसुनी अनदेखी करी और धनखड़ जी एक नहीं सुनकर उनको बुलवाते रहे। धनखड़ जी को मेरी ट्वीट से, मेरे वीडियो से, मेरे पोस्ट से खासी दिक्कत है, तो इनसे क्या कहा जाए। लेकिन जो आप लोकतंत्र के साथ कर रहे हैं, जो आप सदन की गरिमा और मर्यादा के साथ कर रहे हैं, उस पर हम क्या कहें। नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद किया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष बोलना शुरू नहीं करेंगे, आप उनको टोकेंगे, और अडानी का वो नाम लेते तो आप जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी, और वहीं पर नेता सदन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुना जाता है। इस तरह के दोहरे मापदंड देश को थोड़ा व्यथित करते हैं, देश को दुखी करते हैं, और इसीलिए किस रूल के तहत आज आपने बीजेपी को बोलने दिया और किस तरह से सदन की गरिमा को तार तार किया जा रहा है, इस पर सवाल तो उठेंगे। आपको राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। 17 विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर दस्तखत किया है। इसमें इंडिया गठबंधन में शामिल सपा और टीएमसी और आप शामिल हैं। बिन सरकार संसद के मौजूदा सत्र में ही वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर सकती है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, इसलिए संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभा के स्पीकर और देश भर के बुद्धिजीवियों सहित दूसरे स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल किया जाएगा। आम लोगों की राय भी ली जाएगी। सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे, इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। वन नेशन वाला विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक पैनल बनाया गया था। इस पैनल ने स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च के बाद 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। मुंबई में के कुर्ला में वेस्ट बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा कुर्ला पश्चिम रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर नगर में हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया, गाड़ियों के बीच की घटना है। वो व्हाइट हाउस का जो बिल्डिंग है ना, वहाँ से बस ऑटो वाले पब्लिक को उड़ाते सीधा यहाँ घुसा। हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। बस कुर्ला स्टेशन से अंधेरी जा रही थी। बेस्ट की यह बस बीएमसी के अंडर चलती है। घायलों को शाइन और कुर्ला भाभा में भर्ती कराया गया है। रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। इस
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। 1 मई को दिल्ली एनसीआर के 200 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ा देने की ईमेल आई थी, जिसके बाद स्कूलों को खाली कराया गया और बच्चों को उनके घर भेज दिया गया। आप सोच सकते हो कि इस किस्म की धमकियों से बच्चों के और बच्चों के माँ बाप की मनोस्थिति पर क्या असर पड़ता है। हर व्यक्ति दहशत में आ जाता है। 12 मई को दिल्ली के 8 अस्पतालों को और दिल्ली एयरपोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। 24 मई को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस जैसे हंसराज कॉलेज, गार्गी कॉलेज, रामजस कॉलेज, इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज और कई अन्य कॉलेजों को बम से उड़ा देने की धमकियां मिली। 20 अगस्त को साउथ दिल्ली के 3 मॉल और 1 अस्पताल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 21 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के 100 अस्पतालों और 1 शॉपिंग मॉल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 20 अक्टूबर को दिल्ली के रोहिणी में स्थित सीआरपीएफ के स्कूल में विस्फोट हुआ। ऐसा नहीं कि केवल धमकियां मिल रही हैं। 20 अक्टूबर को सीआरपीएफ के स्कूल में विस्फोट हुआ। 28 नवंबर को प्रशांत विहार के एक पीवीआर में धमाका हुआ। 27 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी 8 विमानों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 29 नवंबर को रोहिणी के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। और आज 9 दिसंबर को डीपीएस आरकेपुरम और जीडी गोयंका सहित 40 स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। मैं अमित शाह जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, दिल्ली की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने के लिए क्या कर रहे हैं। दिल्ली के लोग आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें केवल सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी। आज मैं मांग करता हूं कि अमित शाह जी दिल्ली आएं, दिल्ली वालों के बीच में बैठें और दिल्ली वालों को ये भरोसा दें कि वो दिल्ली के लोगों को कैसे सुरक्षित कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें यूपीएससी टीचर अवध ओझा को पटपड़गंज से कैंडिडेट घोषित किया गया है। ओझा ने 2 दिसंबर को ही आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। वहीं आपने तिमारपुर से मौजूदा विधायक दिलीप पांडे का टिकट काट दिया। ईटी ने गंगोत्री से 1 MLD पानी की जाँच की तो पता जांच को आगे बढ़ाया तो उत्तराखंड में ये पाया गया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट थी उसमें ये संज्ञान में लाया गया एनजीटी को कि जो उद्गम स्थान गंगा का है गंगोत्री, उस गंगोत्री के 1 MLD पानी की जांच की गई और उस दिन जो 1 मिलियन लीटर डे पानी था उसकी जांच की गई तो उसमें 540 MPN 100 ml पर मिला, मतलब 540 फीकल कोलिफॉर्म 100 ml पानी में निकला है। इसका अर्थ है कि गंगा के उद्गम को ही अपवित्र कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उत्तराखंड में भी 195 MLD का सीवरेज का गटर का नालों का पानी गंगा में मिलाया जा रहा है, अर्थात 19 करोड़ 50 लाख लीटर प्रतिदिन पानी उत्तराखंड में भी मिलाया जा रहा है और उसको अपवित्र कर दिया गया है। वहां पर भी जो नदी के किनारों के शहर है 53 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं। उत्तराखंड के उन 53 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थिति यह है कि 3 स्थायी रूप से बंद है और 48 मानक स्तर के ही नहीं है और सिर्फ 2 ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो मानक स्तर के हैं। उत्तराखंड की स्थिति यह है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इतना अधिक उत्तराखंड की सरकार की अकर्मण्यता को लेकर नाराजगी व्यक्त की कि उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को, जिम्मेदार अधिकारियों को 9 फरवरी 2024 को FIR तक के ऑर्डर कर दिए, क्योंकि व्यथित थे कि कंप्लायंस जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चाहती थी कि नदियां, गंगा नदी पवित्र रहे, साफ रहे, उसकी मंशा के अनुरूप काम करने को तैयार नहीं थी। ने किया विश्व आयुर्वेद के कार्टिन रेजर का शुभारंभ। बोले ये कार्यक्रम आयुर्वेद के क्षेत्र में राज्य को नई पहचान दिलाएगा। 12 दिसंबर से राजधानी देहरादून में परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन शुरू होने जा रहा है। सोमवार को मीडिया सेंटर सचिवालय में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के कार्टन रेजर एवं प्रोग्राम गाइड का विमोचन किया और सचिवालय के मीडिया सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। विश्व आयुर्वेद सम्मेलन में 54 देशों के 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस वैश्विक आयुर्वेद में कांग्रेस में 58 देशों से 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि प्रतिभाग कर रहे हैं, जबकि देश भर के 6500 प्रतिनिधि और 2 लाख लोगों के साथ यह आयोजन ज्ञान और सहयोग के अद्वितीय मंच बनेगा। कालीन 4 धाम यात्रा शुरू। मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर मंदिर से यात्रा की शुरुआत की। बोले सरकार का लक्ष्य साल भर यात्रा चले।
उत्तराखंड के शीतकालीन चार धाम यात्रा का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने बाबा केदार और मंद महेश्वरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की कुशल और समृद्धि की कामना की। यात्रा की शुरुआत पर 477 से अधिक श्रद्धालुओं ने ओंकारेश्वर और बाबा मंद महेश्वर के दर्शन किए। इस सीजन में अब तक 1400 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के साथ मौसम ने करवट ली, इससे पहाड़ों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि देखने को मिली। चक्राता, हर्षिल और ऊंची पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। वहीं देहरादून और मसूरी में पारा गिरने से हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये थी आज की प्रमुख समाचार। इसमें आपकी क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।